आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हाइड्रोसैल्पिंग्स क्या है और इसके होते हुए क्या इनफर्टिलिटी हो सकता है, इसका कोई उपाय है, इसका ट्रीटमेंट है, इसके होते हुए क्या प्रेग्नेंट हो सकते हो, आज का विषय है। हाइड्रोसैल्पिंग्स एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे फ्लूइड यानी कि पानी जैसा सॉल्यूशन आपके ट्यूब्स में या एक ट्यूब में या दोनों ट्यूब में भर सकता है। इसकी वजह से ब्लॉकेज तैयार होता है। इस फैलोपियन ट्यूब्स का जो इम्पोर्टेंस है वो आपके गर्भ को और आपके ओवरीज को एक कनेक्शन जैसा देता है, एक पैसेज के जैसा देता है। हर महीने आपके जब पीरियड्स होते हैं आपके ओवरीज में से एक अंडा रिलीज होता है, वो फैलोपियन ट्यूब्स में आता है। और अगर हेल्दी फैलोपियन ट्यूब रहा तो जब वो ओपन होता है तो अंडा और स्पर्म वहां मिलते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। इस फर्टिलाइज्ड एग को ट्रैवल करने के लिए ट्यूब का होना बहुत ओपन है। वहां से ट्रैवल करते हुए यूट्रस में आता है, यानी कि गर्भ में आकर इम्प्लांट होता है, यानी चिपकता है और बेबी में तैयार होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ट्यूब्स का ओपन होना बहुत जरूरी होता है। अब हाइड्रोसैल्पिंग्स में जब ये फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, जब बहुत सारा पानी भर जाता है, इस पैसेज वे, इस जो ट्यूब को ओपन होना चाहिए, ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने की वजह से शायद स्पर्म्स अंडे तक पहुंच नहीं पाए, शायद फर्टिलाइजेशन ना हो, या फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया तो शायद एम्ब्रियो यूट्रस तक, गर्भ तक आ ना पाए और इम्प्लांटेशन ना हो। तकरीबन 30% इनफर्टिलिटी केसेस ट्यूब से रिलेटेड होते हैं, यानी कि ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी कहते हैं इसमें 10 से 20% हाइड्रोसैल्पिंग्स की वजह से होते हैं, यानी कि अगर पानी भर रहा होता है और उसकी वजह से ब्लॉकेज हुआ है। और अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ दें, यानी कि ट्रीटमेंट ना करें, तो प्रेगनेंसी में रुकावट आ सकती है। और अगर प्रेगनेंसी आया तो मिसकैरेज और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस बहुत होते हैं हाइड्रोसैल्पिंग्स की वजह से। ना केवल प्रेगनेंसी में मुश्किल, इंटरकोर्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हाइड्रोसैल्पिंग्स का थोड़ा पेनफुल भी हो सकता है पेशेंट के लिए। इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाता है, यानी कि जब प्रेगनेंसी गर्भ में ना होते हुए कहीं और हो तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो जब ट्यूबल प्रेगनेंसी एक्टोपिक होता है, उसमें क्या होता है कि जब एम्ब्रियो फर्टिलाइज तो हो गया मगर वो एम्ब्रियो गर्भ तक नहीं आ पाया और वहीं पे चिपक गया ट्यूब में ही। तो ये बहुत डेंजरस इशू है, क्योंकि यहाँ पे जब वो इम्प्लांट होकर बढ़ता रहता है, ट्यूब फटने के भी चांसेस होते हैं। पेशेंट के लिए ये सेफ नहीं होता है, इसीलिए ये प्रेगनेंसीज वायबल नहीं होते और लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए। अगर ऐसा हो तो आईवीएफ आपको एक सोल्यूशन दे सकता है। आईवीएफ में क्या होता है, आपके अंडों को बाहर निकाला जाता है, आपके हस्बैंड, पार्टनर या डोनर स्पर्म्स के साथ उनको फर्टिलाइज किया जाता है जैसी आपकी इच्छा हो। यानी कि अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स अच्छे हैं तो हस्बैंड के लिए जाते हैं, अगर हस्बैंड के अच्छे नहीं हो, आप और आपके हस्बैंड कहते हैं कि डोनर आप यूज कर सकते हो, कंसेंट देते हो, तभी डोनर यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम एम्ब्रियोस तैयार करते हैं और उन एम्ब्रियोस को आपके गर्भ में डाला जाता है। अब हाइड्रोसैल्पिंग्स होने पर क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो वापस यूट्रस में बैक फ्लो होता है। इसकी वजह से ये जो एम्ब्रियो हम डालते हैं उस हाइड्रोसैल्पिंग्स की वजह से वो इम्प्लांट नहीं होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आईवीएफ के भी चांसेस, सक्सेस रेट हाइड्रोसैल्पिंग्स के होते हुए कम होते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर हम हाइड्रोसैल्पिंग्स को ट्रीट करें तो ये आपके हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाता है। अगर आप आईवीएफ के लिए भी ऑप्ट करें तो भी इसके चांसेस बढ़ते हैं अगर हाइड्रोसैल्पिंग्स को पहले ट्रीट कर लिया जाए। तो ये हाइड्रोसैल्पिंग्स होता क्यों है? अगर पहले आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन था जैसे कि क्लेमिडिया, गनोरिया, तो इसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं फ्लूइड की वजह से। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ये है आपको पहले से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये होता इसलिए क्योंकि पहले अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रहा जिसको ट्रीट नहीं किया गया तो इसकी वजह से ये पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है। अगर कोई स्कार टिश्यू रह गया पेल्विक सर्जरी के पहले, कभी सर्जरी हुआ है आपको और कोई स्कार टिश्यू रह गया, स्कार टिश्यू ने जहाँ पे चोट लगने के बाद जैसे हील होता है, बॉडी के अंदर भी ऐसे होता है, तो ये रह गया अगर, तो भी हाइड्रोसैल्पिंग्स तैयार हो सकता है। और अगर टिश्यू बिल्डअप हुआ है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस ट्यूब्स में भी हो सकता है। और इसमें अगर एंडोमेट्रियोसिस के होते हुए फ्लूइड भी बिल्डअप हो रहा है, इसमें अगर ब्लॉकेज होता है तो हाइड्रोसैल्पिंग्स तैयार हो सकता है। कभी कभी ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे कैसे हम पता लगा सकते हैं
कि हाइड्रोसैल्पिंग्स है या नहीं। 3 महत्वपूर्ण तरीके, एक तो अल्ट्रासाउंड से भी पता लगा सकते हैं। हाइड्रोसैल्पिंगोग्राम करके होता है, HSG कहते हैं हाइड्रोसैल्पिंगोग्राफी, इससे भी हम पता लगा सकते हैं। और लैप्रोस्कोपी भी है। अगर एक्टिव इन्फेक्शन निकला, अगर अभी भी कुछ है हाइड्रोसैल्पिंग्स में एक्टिव इन्फेक्शन कुछ है, तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। मगर अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है तो 2 तरह के सर्जरीज हो सकते हैं। सैल्पिंगेक्टमी, इसमें क्या होता है, एक ट्यूब या दोनों ट्यूब निकाले जाते हैं। जब दोनों ट्यूब निकाले जाते हैं तो बायलैटरल सैल्पिंगेक्टमी कहते हैं। इससे ट्यूब्स तो निकल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ट्यूब्स निकालने पर भी आईवीएफ द्वारा प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगला तरीका है सैल्पिंगोस्टमी। इसमें क्या होता है, इसे हम नियो सैल्पिंगोस्टमी भी कहते हैं। इसमें रिपेयर किया जाता है ट्यूब्स को, यूजुअली ये लैप्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है। जहां भी ब्लॉकेज है उसे ठीक किया जाता है। इसमें एक छोटा सा होल किया जाता है जहां पे भी ब्लॉकेज है, और जो फ्लूइड है उसे ड्रेन किया जाता है। तो ये लगभग 2 तरीके हैं। दोनों के चांसेस आईवीएफ से कम या ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। आपका प्रॉब्लम कितना सिवियर है उसके मुताबिक ये सक्सेस रेट भी देता है आईवीएफ के द्वारा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आपको बायलैटरल ट्यूब डैमेज है या एक ट्यूब ब्लॉक्ड है, आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हो और आपकी सक्सेस रेट किससे बेस्ट रहेंगे प्रोसीजर से जानना चाहते हो, तो जरूर जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।